हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ने वाले हैं सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। ठीक है, तो ये टॉपिक है बीएड के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में। लेकिन अगर आप डीएलएड में हैं या एमएड में हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। कंटेंट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो पढ़ते हैं सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन क्या था। तो देखो, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने इंडिया में एजुकेशन के एनहेंसमेंट के लिए बहुत से प्लान लाए थे, बहुत से स्कीम लाई थी। ठीक है, लेकिन ये सभी क्या थी, कारगर नहीं थी या सफल नहीं हो पाई। तो इसमें स्कीम कौन कौन सी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन या चार्टर एक्ट आया था 1930 में। सैडलर कमीशन रिपोर्ट आई थी 1917 में। हार्टोग कमेटी रिपोर्ट आई थी 1929 में। और इसी तरह की बहुत सी कमेटी या स्कीम्स आई थी, लेकिन ये सभी क्या थी, ये सफिशेंट नहीं थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वर्धा स्कीम आई। महात्मा गांधी जी ने इसको लागू किया या इस पे अप्लाई किया इसको, जिसमें जाकिर हुसैन साहब भी थे। लेकिन क्या हुआ, जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे ना, उन्होंने 1939 में रेजिग्नेशन दे दिया था, तो ये वर्धा स्कीम भी उतनी सफल नहीं हो पाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि एजुकेशन की कंडीशन या शिक्षा की जो स्थिति है वो इंडिया में अच्छी नहीं है और ब्रिटिश इसको सुधारना चाहते थे। ठीक है, तो 1944 में सर जॉन सार्जेंट आए। इनको टास्क दिया गया या काम दिया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन लाने के लिए, मतलब एक व्यापक स्कीम लाने के लिए। ठीक है, और शिक्षा के सभी पॉइंट्स में कवर किए जाने थे, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा हो। ठीक है, अ फॉर्मेशन ऑफ कमिटी टू प्रिपेयर सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। चलो, अब क्या हुआ, 22 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई और इनको काम दिया गया कि कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दें एजुकेशन की स्थिति पे। ठीक है, जो भी उस टाइम शिक्षा की स्थिति थी भारत में, उस पर एक रिपोर्ट बनाई गई। 1944 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करी? कैब को सबमिट करी। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और कैब ने इसको एक्सेप्ट किया एंड रिकमेंड किया इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि अच्छे से लागू की जा सके। क्लियर है? और इसी स्कीम ऑफ एजुकेशन को कहा गया सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। ठीक है, तो सभी पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो सार्जेंट प्लान क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट था जिससे कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया जाना था, मतलब ये पूरे भारत में लागू होने वाला था। ये जो भी स्कीम थी, जो भी इनकी रिपोर्ट थी, उसमें 12 चैप्टर थे, जिसमें प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा के लिए प्रावधान था। ये सभी बातें कवर की गई थी। ठीक है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वॉज पॉइंटेड इन स्कीम, मतलब जो भी छोटी से छोटी दिक्कत थी उसको इसमें जगह मिली थी। देखो, हिंदी वाले हिंदी में सुन सकते हैं और इंग्लिश वाले ये पीपीटी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। चलो, मेन प्रोपोजल्स क्या थे? तो जो ये सार्जेंट प्लान था, इन्होंने कैसे विजुलाइज किया इंडियन एजुकेशन को कि अगले 40 साल में उसको किसके अकॉर्डिंग होना है या किसकी क्वालिटी के इक्वल होना है? वो होना था इंग्लैंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब 44 में आया था, तो इन्होंने सोचा कि जब 1980 आएगा तो उसको जो इंडियन एजुकेशन था वो इंग्लैंड की एजुकेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो, देन है मेन रिकमेंडेशन ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो मेन रिकमेंडेशन क्या थी? प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहा इन्होंने। और क्या कहा इन्होंने कहा कि प्रमोशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन टू नर्सरी स्कूल। ठीक है, मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन को नर्सरी स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। नर्सरी स्कूल्स किसको टारगेट करता? 3 से 6 साल के बच्चों को। ठीक है, नर्सरी स्कूल का एम क्या होना चाहिए? छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? एक तो सोशल एक्सपीरियंस है कि वो अपनी सोसाइटी को जाने, अपने आसपास के लोगों को पहचाने जाने, और एक जर्नल बिहेवियर उनमें डेवलप हो कि कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे कोई काम किया जाता है ना। छोटे बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि कैसे खाना खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे बेसिक चीज़ें करनी है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि जो प्री प्राइमरी या नर्सरी एजुकेशन है ये होना था फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, देन आता है प्राइमरी एजुकेशन की बात। तो इनके जो सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन था, इसमें झलक दिखती है गांधी जी की थोड़ी, जो भी उनके
गांधी जी की फिलॉसफी थी एजुकेशन को लेके या प्राइमरी एजुकेशन को लेके, तो इन्होंने भी क्या किया, जूनियर बेसिक लेवल में कन्वर्ट कर दिया और सीनियर बेसिक स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना, जैसे वर्धा स्कीम में था। तो पहले स्टेप में जूनियर बेसिक स्कूल में क्या होना था, 6 से 11 साल के बच्चों को जगह मिलनी थी और उसमें जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो होना था 1:30, मतलब 30 बच्चे एक टीचर। सीनियर बेसिक स्कूल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और इसमें टीचर टू स्टूडेंट रेशो होना था 1:25, ठीक है, मतलब एक टीचर 25 स्टूडेंट। जूनियर स्कूल्स में मदर टंग यूज होनी थी, माँ बोली यूज होनी थी, ठीक है। लेकिन सीनियर बेसिक स्कूल में किसको जिम्मा छोड़ दिया कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो भी उस प्रांत में गवर्नमेंट है, वो डिसाइड कर सकती हैं कि किस लैंग्वेज में, किस भाषा में उन्हें शिक्षा देनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है नोट्स यार। इन्होंने कहा कि इंटरनल एग्जामिनेशन होने चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मतलब स्कूल के स्कूल में ही एग्जाम्स करवा लिए जाएं। हाई स्कूल के लिए क्या कहा इन्होंने कि हाई स्कूल एजुकेशन वॉज पेड, मतलब उसके लिए पैसे देने थे, और 50% स्टूडेंटशिप कुड बी प्रोवाइडेड वेयर एप्लीकेबल, कि जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पे 50% तक फ्री स्टूडेंटशिप दी जा सकती थी, जहाँ पे वो अप्लीकेबल हो, जिसको ज़रूरत हो, मतलब, ठीक है। हाई स्कूल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक था एकेडमिक, एक था टेक्निकल। टेक्निकल हो गया रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज से, ठीक है। एकेडमिक स्कूल में क्या प्रोवाइड करना था, आर्ट्स प्रोवाइड करना था सब्जेक्ट, एंड प्योर साइंस और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना था। टेक्निकल स्कूल्स में क्या प्रोवाइड करना था, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट थे, ठीक है, मतलब व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई थी। जैसे होगा ना आजकल पॉलिटेक्निक करना है, वो 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर सकता है, किसी वोकेशनल क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री ले सकता है, और बाकी बच्चे क्या हैं, वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स पढ़ते हैं, है ना। मदर टंग या माँ बोली को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए रिकमेंड किया गया था, और इंग्लिश भी सिखाई जानी जरूरी थी एज ए सेकेंड कंपल्सरी लैंग्वेज। क्लियर है, मतलब मदर टंग होनी थी और इंग्लिश भी सिखानी थी उन्हें सेकेंड कंपल्सरी लैंग्वेज के तौर पे। चलो देन आता है रिकमेंडेशन ऑफ सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन ऑन यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या कहा इन्होंने। तो यूनिवर्सिटी डिग्री होनी थी 3 साल की, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, स्टैंडर्ड रेज कर दिया, ठीक है, मतलब जिसको ज़रूरत थी, जो कैपेबल स्टूडेंट था, उसी को अलाउ किया जाना था यूनिवर्सिटी में, वरना क्या होता है, भीड़ बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इन्होंने कहा कि टीचर्स क्या होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, और कॉम्पिटेंट टीचर्स को ही रखा जाएगा पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इन्होंने हाइयर स्टैंडर्ड रखे, ठीक है, मतलब स्टूडेंट अच्छे होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए, और जो भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो होना चाहिए। और ये सभी यूनिवर्सिटीज को चाहते थे किसके बेस पे, या किसके इक्विवेलेंट, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो देन है सर्जन रिपोर्ट 1944 रिकमेंडेशन ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या कहा इन्होंने। तो इन्होंने रिकमेंड किया सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड क्राफ्टमैन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए इन्होंने डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट फॉर लोअर कैटेगरी वर्कर्स के लिए भी कोर्सेज चालू करने की बात कही। इन्होंने जो टेक्निकल हाई स्कूल थे उसमें पहले प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग देने की बात कही, ठीक है, और अगर उन्हें यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन चाहिए था देन वो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उसके बाद एडमिशन ले सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे आजकल होता है ना, पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा ले लो, देन वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्स कर सकते हैं, 1 साल आई थिंक उनका काम हो जाता है ना, बीटेक करने पे। आई थिंक यू कैन रिलेट ना। सार्जेंट एजुकेशन के इंपॉर्टेंट सजेशंस क्या थे, तो एडल्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा, इन्होंने रिकमेंडेड दी कि एडल्ट एजुकेशन किसको दिया जा सकता है, 10 साल से लेके 40 साल तक के व्यक्ति को, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने और क्या कहा था कि एक तो जनरल एजुकेशन होगा, और क्या होगा, टेक्निकल एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन, है ना। जनरल में सिंपल एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और टेक्निकल या वोकेशनल में कोई भी व्यवसाय से रिलेटेड या कोई स्किल सीखेंगे, ठीक है। चलो टीचर्स ट्रेनिंग की बात कही इन्होंने, ये चाहते थे कि टीचर्स क्या है हो, वेल ट्रेंड हो, ताकि वो पेस के साथ जो भी एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है उसके साथ चल सकें। क्यों, अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, और जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस खोलने की भी बात कही, ताकि ये इंस्टीट्यूट टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, और टीचर्स फिर फास्ट पेस्ड एजुकेशन या शिक्षा प्रणाली के लिए
आने वाले बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। क्लियर है। और इन्होंने टीचर्स की पे के लिए भी बात कही कि एक प्रोविज़न होना चाहिए ताकि उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें पे किया जाए। ठीक है। चलो मेरिट्स क्या है अब इसकी। तो मेरिट्स ये है कि ये पहली स्कीम थी जिसने प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई के लिए या टेक्निकल एजुकेशन के लिए सोचा। ठीक है। ये पहली स्कीम थी जिसने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए या उनको एज प्रॉपर प्रोफेशन बनाने की बात कही। ठीक है। इनका मकसद था कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं वोकेशनल कोर्स सीख के या एकेडमिक कोर्स सीख के, ताकि वो फ्यूचर में पैसे कमा सकें, अपना जीवन चला सकें। ठीक है। और इन्होंने हैंडीकैप बच्चों के लिए या डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए भी बात कही या उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी। ठीक है। शॉर्ट कमिंग और सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, तो ये क्या चाहते थे, तो इन्होंने स्कीम को 40 साल दिए, मतलब 40 साल ऐसे दिए कि 40 साल में ये चाहते थे कि स्कीम के जरिए क्या हो, भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी हो जाए या अच्छे से डेवलप कर जाए। ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ कि कई लोगों ने कहा कि ये कॉपी है किसकी, ब्रिटिश एजुकेशन या इंग्लैंड में जैसा एजुकेशन है वैसा है, ये इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये था इसका क्रिटिसिज्म। इसका एक और क्रिटिसिज्म है कि कईयों ने बात कही कि सेलेक्टिव एडमिशन दिया जा रहा है, मतलब चुन के एडमिशन दिया जा रहा है बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में। और कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि ये अनडेमोक्रेटिक है या भेदभाव हो रहा है। ठीक है। और एक और बात कही गई यहाँ पे है, मच है यार यहाँ पे, ठीक है, कि टू मच मनी वॉज इन्वॉल्व इन दिस स्कीम, कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने थे इस स्कीम में। और उस टाइम क्या था, भारत बहुत गरीब हो चुका था क्योंकि सब कुछ अंग्रेज ले जा चुके थे, और भारत के लिए इतनी महंगी शिक्षा प्रणाली को एक्सेप्ट करना या उसे फ्यूचर में चलाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो ये क्या थे, इसके क्रिटिसिज्म थे। इम्प्लीमेंटेशंस क्या हुई सार्जेंट कमीशन रिकमेंडेशन के द्वारा, तो 1945 में एजुकेशन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। जो टाइम लिमिट दी गई थी 40 ईयर की, उसको 16 ईयर्स करा गया। ठीक है। और जो फ्री एजुकेशन दिया जाना था 6 से 11 साल के बच्चों को, वो एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। मतलब 40 साल का फ्यूचर प्लान रखा था, उसको 16 ईयर कर दिया गया। और 6 से 11 साल के बच्चे जो थे, इनके लिए पहले फ्री एजुकेशन नहीं था, लेकिन इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। बाकी जो भी स्कीम थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो प्रांतीय गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उनको 40 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो भी जरूरी चीज़ें थी उनको सेटअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, टीचर्स को लाने के लिए, उन सभी को क्या है 40 करोड़ रुपए दिए गए। 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनी। 1956 में इसका नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कर दिया गया। दिल्ली में क्या बना, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन कमेटी एंड कमेटी ऑफ पॉलिटेक्निक स्कूल। तो ये सभी क्या थी, इम्प्लीमेंटेशन थी सार्जेंट कमीशन की। बहुत जल्दी काम हुआ, यू कैन सी। तो मैंने यहाँ से पढ़ा है, रेफरेंस हैं ये सारे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके अच्छे से और डीप में पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।